Hello friends, welcome back to UGC plugin in the chronology series of English literature. हम ऑलरेडी रोमांटिक एज की क्रोनोलॉजी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम विक्टोरियन एज की क्रोनोलॉजी को देखेंगे। हम सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स के इंपॉर्टेंट ईयर्स को कवर करेंगे। अच्छा गाइज, आपका एग्जाम जो है वो फिर से पोस्टपोन हो गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स तो इस बात से खुश हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हमारा जो है फ्लो टूट रहा है। सो मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस रहेगी गाइज, इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो एंड डीमोटिवेट होकर अपना पढ़ाई का शेड्यूल खराब मत करो। तो इस टाइम को हम और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो माइन्यूट चीजें हम समय की कमी की वजह से कवर नहीं करा पा रहे थे अपने लेक्चर्स में, वो कमी भी हम अब पूरी कर रहे हैं। अपने लेक्चर्स में हम वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है एंड आपको उसको कवर भी करके जाना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे। तो चलो बिना समय खराब किए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। विक्टोरियन एज का, विक्टोरियन एज के नाम से ही पता चलता है कि जब क्वीन विक्टोरिया रानी बनी थी। सो क्वीन विक्टोरिया रानी बनी थी 1837 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। यूजीसी नेट में तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विक्टोरियन एज की क्रोनोलॉजी के ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाता है। सो 1837 में क्वीन विक्टोरिया रानी बनी थी एंड 1901 उनकी डेथ तक वो रानी रही। सो ये दो ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1837 एंड 1901। इसी के बीच में क्या हुआ, कौन से ऑथर्स आए, कौन कौन से राइटर्स ने क्या क्या किया, पॉलिटिकल इवेंट्स क्या क्या थे, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सो क्वीन विक्टोरिया के रानी बनने के अगले साल ही पीपल्स चार्टर एक्ट जो है पब्लिश हुआ। एक्ट नहीं कहेंगे, पीपल्स चार्टर पब्लिश हुआ, जिसमें लोगों ने डिमांड की, वर्किंग क्लास के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने अपने डिमांड्स के बारे में लिखा, बोला। एंड उसी के इन्फ्लुएंस से फिर बाद में चार्टिस्ट मूवमेंट आगे चला। चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी विक्टोरियन एज की जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें डिटेल में बता चुकी हूँ कि क्या होता है चार्टिज्म मूवमेंट, जहाँ पर इलेक्शंस में वोटिंग राइट्स के लिए एंड उसके अलावा भी कुछ और राइट्स वर्किंग क्लास के लोगों ने अपनी बात रखी थी गवर्नमेंट के सामने कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। सो चार्टिस्ट मूवमेंट इसके बाद शुरू हुआ था। एंड 1851 में बहुत ही कमाल की चीज हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हुई थी, जहां पर रानी ने और राजा ने ये सोचा था कि क्यों ना, अब जब ब्रिटेन के पास इतनी ख्याति है, इतने रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, तो हम क्यों ना पूरी दुनिया को ये चीज दिखाएं। सो इस साल 1851 में हाइड पार्क नाम की जगह लंदन में एक टेम्पररी क्रिस्टल पैलेस बनाया गया, जिसमें कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाया गया। अब इंटरनेशनल एग्जीबिशन क्या है, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया गया, इसमें बहुत रिनाउंड लोग भी आए, हर कंट्री से लोग आए। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, प्रिंस एल्बर्ट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। एंड इस जो एग्जीबिशन का मेन मोटिव था वो क्या था, ब्रिटेन को पूरी दुनिया के सामने इंडस्ट्रियल लीडर के तरह दिखाना, यानी कि हम इंडस्ट्रियल लीडर हैं। क्योंकि देखो, अब तक ब्रिटेन की पूरी दुनिया में कॉलोनीज बन चुकी थी, वहां से रॉ मटेरियल, इवन इंडिया से भी रॉ मटेरियल जा रहा था, और उनकी फैक्ट्रीज में जो सामान प्रिपेयर हो रहा था, सारी जो कॉलोनीज हैं वो उसकी मार्केट थी, तो वहां पर वो सामान भेजते थे, बेचते थे। एंड इस एग्जीबिशन में हर वो चीज, हर जो टेक्नोलॉजी, जो भी मशीन्स आई, किचन के इक्विपमेंट्स बने, वो सारी चीजें इस क्रिस्टल पैलेस में 12,000 से ज्यादा चीजें इसमें रखी गई। जो भी नायाब कीमती हीरे या ज्वेलरी इनके पास थी, ब्रिटेन के लोगों के पास, इवन यूएस ने भी अपनी कुछ मशीन्स इनको भेजी, वहां से भी आई। तो ये एग्जीबिशन लगा, तो ये बहुत ग्रेट एग्जीबिशन के नाम से हम इसको जानते हैं। 1851 में ये लगा था, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1857 तो आपको भी पता है, हमारे देश में सबसे पहली क्रांति हुई थी। तो इंडियन रिबेलियन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पर क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी थी एंड यहाँ पर इंडिया के लोगों ने अपनी पहली क्रांति जुड़कर, हर जगह से लोग जुड़े थे एंड अंग्रेजों के खिलाफ ये पहली क्रांति उन्होंने लड़ी थी।
जिसकी वजह से अंग्रेजों को बहुत सारे पॉलिसीज में चेंजेस भी करने पड़े थे एंड वो समझ गए थे कि अब इंडियंस हैं वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हर एफर्ट करेंगे एंड उन्होंने अपनी स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ा दी थी। जैसे पहले वो हमारे रिलीजन में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो उन्होंने एंट्री कर ही ली थी। तो उनको समझ में आया कि कुछ सेक्शंस हैं जिसमें हम नहीं बोल सकते, जिसमें हम अगर जाएंगे तो फिर हमारा लॉस होगा। सो 1857 का इंडियन रिबेलियन इंपॉर्टेंट है। 1867 में क्या हुआ था, सेकेंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था। फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट में बहुत सारे राइट्स जो हैं इंग्लैंड के लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, बट अब इस एक्ट के तहत और भी ज्यादा लोगों को उस कैटेगरी में रखा गया और इस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की तरफ शुरुआत हुई इंग्लैंड की। 1870 भी इंग्लैंड के लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। एजुकेशन एक्ट इस टाइम पर पास किया गया। एजुकेशन एक्ट के तहत, जैसे इंडिया में बहुत लेट, बहुत बाद में एजुकेशन एक्ट आया था, 1870 में इंग्लैंड में आ गया था, जिसमें हर बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया कि इंग्लैंड का हर बच्चा एजुकेटेड हो, एजुकेशन ले। सो ये जो है पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान है, 2-2 3-3 साल के गैप का डिफरेंस है। एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो आपके दिमाग में ईयर रहेगा। सारे ईयर्स बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं होती, बस हम देख लेते हैं तो हमें वहां पर आइडिया मिल जाता है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पोइट्स की तरफ। पोएट्स, नॉवलिस्ट दोनों को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पोएट्स तो बहुत सारे हैं इस एज में, बट जहां से हमें क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से मिल सकता है वो 2-3 पोएट्स ही हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनके बारे में, इनके इंपॉर्टेंट पोएम्स, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर हमें देखने चाहिए। 1809 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बर्थ हुआ था। कई बार किसी इंपॉर्टेंट पोएट का बर्थ वो पूछ लेते हैं। सो 1809 में इनका बर्थ हुआ था। उसी के 18 साल के बाद, यानी कि 18 साल की उम्र में इन्होंने अपनी सबसे पहली पोएट्री कलेक्शन को पब्लिश कराया था, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। और इन्होंने अपने ब्रदर चार्ल्स के साथ इसको लिखा था एंड पब्लिश कराया था। बहुत फेमस इनका गया था ये वर्क एंड इससे इनका करियर जो है पोइट्री में शुरू हो गया था। 1832 में इन्होंने अपनी सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री को पब्लिश कराया। ठीक है। सो 5 साल लगे इनको अपना अगला कलेक्शन तैयार करने में। तो इस तरह से हम अगर ये देखेंगे कि 18 साल, 5 साल, हमने एक ईयर भी याद किया तो अगले सारे ईयर्स हमें याद रहेंगे। 1850 के बारे में तो मैं ऑलरेडी अपने हर लेक्चर में आपको बता ही चुकी हूँ। सो 1850, अगर आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको 1850 ईयर के बारे में क्या क्या पता है। टेनिसन जो है वो 1850 में उनकी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इसी साल में इनकी शादी भी हुई थी। इसी साल में इन्होंने अपना सबसे फेमस वर्क इन मेमोरियम पब्लिश किया था एंड इसी साल में ये पोएट लोरेट बने थे। एक और क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन के लिए मैं दे रही हूँ, आपको बताना है कि जो टेनिसन है वो किसकी डेथ के बाद पोएट लोरेट बने थे, यानी कि इनसे पहले कौन पोएट लोरेट थे। तो अगर आपने पिछली क्रोनोलॉजी ध्यान से सुनी है, ध्यान से पढ़ी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं जो इनसे पहले पोएट लोरेट थे, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 1892 में कुछ सालों बाद इन्होंने अपना एक फाइनल कलेक्शन ऑफ पोइट्री को पब्लिश किया, जिसमें इनकी सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स जो है उनको रखा गया, द डेथ ऑफ ओयनन एंड अदर पोएम्स। तो ये नाम आप देख लेना, बहुत इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एंड ये इनका लास्ट कलेक्शन था। इसके बाद इनकी इसी साल में डेथ हो जाती है 1892 में। सो ये कुछ 3-4 ईयर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेनिसन की लाइफ से। नेक्स्ट ऑथर को देख लेते हैं, वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। पर्सनली मुझे रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आते ही ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम आता है। सो इनका जन्म लंदन में हुआ था 1812 में। ईयर, बर्थ ईयर, डेथ ईयर देख लेना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने 21 साल की उम्र में अपनी
पहली जो पोयम है जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग थी वो पब्लिश कराई थी जिसका नाम था पॉलिन। सो ये काफ़ी इनको इसमें भी पॉपुलैरिटी मिली थी। 1855 में इन्होंने अपनी पोइट्री कलेक्शन मेन एंड वेमेन के नाम से इन्होंने पब्लिश कराई थी। अच्छा, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उन्होंने बहुत सारी पोइट्री कलेक्शंस को पब्लिश कराया है। एंड अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी पोइट्री कलेक्शंस को नाम भी दिए हैं, बाकी सबकी तरह नहीं कि पोएम्स बाय टेनिसन, पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ, नो, इन्होंने अपनी पोइट्री कलेक्शंस को नाम भी दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, तो इनकी पोइट्री कलेक्शंस के नाम भी हमें पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले जो पोइट्री कलेक्शन आई इनकी मैन एंड विमेन 1855 में। फिर 1871 में, कुछ सालों बाद 1871 में इन्होंने ड्रामेटिक परसोने, एंड 1881 में इन्होंने द पोइटिकल वर्क्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग के नाम से दो पोइट्री कलेक्शंस को इन्होंने पब्लिश की एंड अपनी एक रेपुटेशन बनाई। ब्राउनिंग की डेथ कब हुई? 1889 में, इटली में वेनिस नाम की जगह पर इनकी डेथ हो गई। सो इनकी पोइट्री कलेक्शंस के ईयर, इनकी बर्थ एंड डेथ, ये 4-5 ईयर्स आपको देखने हैं। चार्ल्स डिकन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट है। तो दो पोइट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के ईयर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। चार्ल्स डिकन्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मेरे पास आपके लिए है। चार्ल्स डिकन्स ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं एंड उनके नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है, ये तो बहुत मुश्किल लगता है, बट हम इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। चार्ल्स डिकेंस का बर्थ 1812 में हुआ था। जिस साल में रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी बर्थ हुआ, तो ये आसान हो गया आपके लिए कि दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ था। बट इनका जन्म, चार्ल्स डिकेंस का जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ था एंड इनके सारे नॉवेल्स जो हैं उसकी क्रोनोलॉजी हमें करनी ही करनी है। तो हम एक कहानी बनाकर इनके नॉवेल्स को याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक एफर्ट करते हैं, मैंने अपने एंड से एक एफर्ट किया है। अगर आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हो, आपका कोई और तरीका है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हमें भी पता चले और बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि मैं इस तरह से क्रोनोलॉजी याद करता हूँ या याद करती हूँ। तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसके थ्रू हमें चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी पता। पिकविक पेपर्स में ओलिवर ट्विस्ट ने पढ़ा कि निकोलस ने उसकी ओल्ड शॉप में बाण लगवाने के लिए मार्टिन को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है, तो इससे हमारे 6 नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी कवर हो गई। आगे क्या हुआ, जिसके कारण डोम्बी एंड सन्स ने डेविड कॉपरफील्ड के साथ मिलकर ब्लीक हाउस में मीटिंग की। उन्होंने उस हार्ड टाइम की बात की जब उनका दोस्त लिटिल डॉरिट 2 सिटीज में अपनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के कारण भटक रहा था और उसने अपना सब कुछ लुटवा दिया। उन्होंने कहा जो भी हो वो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो हमें इस मिस्ट्री को सुलझा कर उनकी मदद करनी। सो ये हो गई हमारी 15 नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी, एक कहानी के थ्रू एंड। सो जो उनका लास्ट नॉवल है वो अनफिनिश्ड है। उनकी डेथ जो है इसको लिखते लिखते हो गई थी, कंप्लीट वो नहीं कर पाए, पर फिर भी 1870 में इसको हाफ ही पब्लिश कराया गया। तो इस तरह से आप इस कहानी के थ्रू इन नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी को याद कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप अपना देखो कि आपको ऐसे याद होता है या किसी और तरीके से। नेक्स्ट अगर हम देखें, बात करें तो जॉर्ज एलियट जो हैं वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर हैं। जॉर्ज एलियट इनका असली नाम है मैरी एन इवेंस और जॉर्ज एलियट इनका पेन नेम है। ये फेमस है अपने वर्क मिल ऑन द फ्लॉस के लिए। इनका बर्थ डेट है 1819। ठीक है, तो अगर आपको ऑथर्स के डेट्स याद करने हैं तो इस तरह से कर सकते हो। जैसे कीट्स हैं, कीट्स का सॉरी ब्राउनिंग है, उनका जन्म हुआ 1812 में, सो उसके कुछ साल बाद आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 1819 में जॉर्ज एलियट का बर्थ हुआ एक गांव में एंड इनका फर्स्ट फेमस जो वर्क है वो है एडम बेडे। एडम बेडे ने इनको काफ़ी रिकग्निशन दिलवाया। क्वीन विक्टोरिया ने इस नावल को पढ़ा और इस नावल से 2 पेंटिंग्स भी बनवाई गई। 1860 में काफ़ी टाइम बाद, 56 के 4 साल बाद इन्होंने मिल ऑन द फ्लॉस को पब्लिश किया। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिल ऑन द फ्लॉस जो है वो इनका सबसे रिनाउंड वर्क है एंड ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें कि इनकी लाइफ की झलक हमें दिखाई देती है। 4 साल बाद इन्होंने पब्लिश किया
मिल ऑन द फ्लोर्स, ये आपको याद रखना है। तो दो नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी इस तरह से याद की जाती है। इसके ही 6 साल बाद इन्होंने सिलास मैरिनर को पब्लिश किया, एंड फिर 5 साल बाद मिडिल मार्च को पब्लिश किया। तो अगर हम इस तरह से करें तो हमें ईयर्स याद करने आसान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑथर्स के ईयर्स हमें नहीं करने हैं, मेन मेन ऑथर्स के करने हैं। अब ये जो मिडिल मार्च है, इसमें थीम क्या थी, मिडिल मार्च को भी आप देख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज की इसमें बात की है। एंड लास्ट जो नॉवल है वो है इनका डेनियल डोरेंडा, जो कि इन्होंने 1876 में पब्लिश किया। 1880 में जॉर्ज एलियट की डेथ हो गई, तो उनका डेथ ईयर भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनके ईयर क्रोनोलॉजी वाइज मैंने आपको करवा दिए। अब इसकी भी अगर आप कहानी बनाकर करना चाहते हो तो बहुत आसान है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी हमें नहीं करनी है। सिर्फ 3-4 ही नॉवेल्स हैं जिसको हमें डिटेल में भी देखना है एंड क्रोनोलॉजी वाइज भी देखना है। नेक्स्ट है हमारे थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का तो आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा अपने सिलेबस में। थॉमस हार्डी भी एक रिनाउंड ऑथर है। इनकी इस ऑथर की अगर हम बात करें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इनका मेयर ऑफ कास्टोब्रिज डिटेल में पढ़ना है। ये इनका एक रिनाउंड नॉवल है। इसके अलावा टेस ऑफ द अबरविले भी आपको पता ही होगा, उसकी भी स्टोरी मैंने आपको करवाई थी पिछले लेक्चर्स में। सो टेस ऑफ द अबरविले पढ़नी है। इनका बर्थ जो है 1840 में हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ के रानी बनने के कुछ साल बाद। 27 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला नॉवल पब्लिश किया, 27 ईयर्स की एज में, डेस्परेट रेमेडीज। सो यहाँ से इनके लिटरेचर में करियर की शुरुआत हुई। ये एक आर्किटेक्ट थे, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी थी, बट हम इनको एज अ नॉवलिस्ट ही देखते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इनके नॉवेल्स इंपॉर्टेंट है। तो जब फर्स्ट नॉवल इन्होंने पब्लिश किया, उसी के 4 साल बाद, 4 साल बाद इन्होंने पब्लिश किया अंडर द ग्रीन वुड ट्री। नहीं, 4 साल बाद नहीं, उसके हाँ 4 साल बाद इन्होंने अंडर द ग्रीन वुड ट्री पब्लिश किया। फिर उसके 3 साल बाद फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो ये जो 3 नॉवेल्स हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नॉवल आ जाता है द मेयर ऑफ द कास्टोब्रिज। इसकी तो स्टोरी भी आपको देखनी है, एंड टेस ऑफ द अबरविले की भी स्टोरी आपको देखनी है। इससे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ऑलरेडी हम इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो 1886 एंड 1891। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद किस तरह से इन्होंने अपनी क्रोनोलॉजी को किस तरह से इन्होंने अपने नॉवेल्स को लिखा है। 1895 में जूड द ऑब्सक्योर लास्ट नॉवल इन्होंने पब्लिश किया। जूड द ऑब्सक्योर की स्टोरी भी काफ़ी टचिंग है। इसमें थीम्स हैं सेक्सुअलिटी की, रिलीजन की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, किस तरह से अगर आप सोसाइटी आपको डिस्कार्ड कर देती है तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। तो इस तरह की इसकी कहानी है। एंड 1901 में इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, OM यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिसमें इनको रिकग्निशन मिला था इनके लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड 1928 में थॉमस हार्डी की डेथ हो जाती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी थॉमस हार्डी की लाइफ से। शार्लोट ब्रॉन्टे की अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो इनका बर्थ ईयर इंपॉर्टेंट है 1816। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ 1847 याद कर लेना, जिसमें जेन आयर पब्लिश हुआ था। एंड एक और चीज़, इन्होंने जेन आयर अपने पेन नेम से पब्लिश किया था, क्यूरर बेल। सो ब्रॉन्टे सिस्टर्स का नाम आपने सुना ही होगा। ब्रॉन्टे सिस्टर्स में जो सबसे फेमस हैं वो है शार्लोट ब्रॉन्टे, एंड क्यूरर बेल के नाम से ही अपने नॉवेल्स को पब्लिश करती थी। जेन आयर जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जिसमें इन्होंने अपनी ही लाइफ की कहानी को मोल्ड करके डाला है। सो जेन आयर भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर सकते हैं तो 2 ईयर और कर लेना, शर्ले एंड विलेट के 1853 एंड 1857, बहुत पास पास के ईयर्स हैं। एंड मैथ्यू आर्नोल्ड से भी कुछ ही ईयर्स हैं जो हमें करने हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड का बर्थ ईयर हमें पता होना चाहिए, 1822 में इनका जन्म हुआ था। एंड
1822 के बाद 30 इयर्स की एज में इन्होंने अपना फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन 1852 में पब्लिश कराया था, जिसका नाम है द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स। तो ये एक ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके बाद कल्चर एंड अनाकी एक क्रिटिसिज्म का वर्क है जो इन्होंने पब्लिश किया था 1867 में। एंड 79 में इनकी सबसे फेमस पोएम जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रखी जाती है। सबसे फेमस पोएम है इनकी डॉवर बीट, जो हमारे सिलेबस में पढ़ने के डिटेल में पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। 1879 में ये पोएम पब्लिश हुई थी एंड 1888 में इनको प्रोफेसर बना दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पोइट्री इनको अपॉइंट किया गया था। इतने ही ईयर हमें मैथ्यू आर्नोल्ड से करने हैं, बहुत ज़्यादा ईयर्स नहीं हैं, आसपास के ईयर्स हैं। कंफ्यूज मत होना, इस वीडियो को एक दो बार देख लेना और कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, कोई ना कोई तो आसपास का ईयर हमें मिल जाता है तो हम एटलीस्ट एक इंटेलिजेंट गेस वहाँ पर लगाते हैं। अगर हमने बिल्कुल ही क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ी होती तो फिर हमें एग्जाम में वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स थे एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से क्रोनोलॉजी पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो गई होगी एंड आप एग्जाम अच्छा सा करके आएंगे, उसमें क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे ट्यून टू यूडीसी प्लगइन फॉर मोर सच वीडियोस एंड कोई और सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपके लिए लास्ट मोमेंट पे जब हमें और ज़्यादा दिन मिले हैं तो उन सारे चीज़ों के ऊपर भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो एरियाज आपके वीक रह गए हैं। थैंक यू सो मच।